एस्केलमेंस, फाइलम एस्केलमेंस या इसे नीमेथेलमेंस भी कहते हैं या नीमेटोडा भी कह सकते हैं। अभी बताया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं एनिमल्स, जिनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, ये राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं बिकॉज दे लुक सर्कुलर इन देयर क्रॉस सेक्शन। जब इनके क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं तो ये सर्कुलर दिखते हैं, इसलिए इनको राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो है नेमेटोडा भी इनको हम कहते हैं। ये एनिमल में तो पैरासाइट है ही, प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं। और प्लांट्स में तो लगभग सारे प्लांट्स को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं, इनमें काबिलियत है। लगभग सारे नहीं पर ऑलमोस्ट ऑल जो क्रॉपलैंड के प्लांट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो प्लांट्स में अलग से निमेटोडा पढ़ा जाता है और जो पैरासाइट्स हैं वो पढ़े जाते हैं प्लांट्स में। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है, पर मैक्सिमम इनकी स्पीशीज आपको पैरासिटिक मिलेंगी, जैसे प्लेटीहेल्मिन्स और वैसे एस्केलमेंस। प्लेटीहेल्मिन्स फ्लैट वॉर्म्स हैं, एस्केलमेंस राउंड वॉर्म्स हैं, और ये दोनों मैक्सिमम पैरासाइट होती है इनकी स्पीशीज, चाहे वो प्लेटीहेल्मिन्स हो चाहे एस्केलमेंस हो। साथ ही साथ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल, ये पानी में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं। अगर फ्री लिविंग की बात कीजिए, अगर पैरासाइट की बात कीजिए तो ये एनिमल्स की बॉडी में पाए जाएंगे, इवन दो प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म की अगर बात करें तो। यहां इनके बेसिक फीचर की बात करते हैं, जो हमने पहले ही बात कर ली है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में। तो बेसिक फीचर्स क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल वो एस्केलमेंस से ही आता है। इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्स में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मगर यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए हैं और ऑर्गन साथ में एक दूसरे के फंक्शन को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, इसीलिए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब जानते हो, एक ही एक्सिस पॉसिबल है जिससे एनिमल को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करा जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, 3 germinal layers are formed, ectoderm, mesoderm and endoderm, and this triploblastic condition first occurred in platyhelminths। पहली बार ये platyhelminths में आई और उसके बाद यहाँ एस्केलमेंस में भी ये कंडीशन है। साथ ही साथ पहली बार इनमें सीलोम आया है। इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कोई सीलोम नहीं था या बॉडी कैविटी नहीं था, उसके पहले भी किसी में बॉडी कैविटी नहीं था। पहली बार यहीं पर बॉडी कैविटी आया है और वो बॉडी कैविटी जो है ना वो सीडो है, इसका मतलब फॉल्स कैविटी है। बता चुके हैं आपको, यहाँ सीडो सीलोम है, फॉल्स सीलोम है, बिकॉज सीलोम इज नॉट लाइंड ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड बाय मेसोडर्म। सीलोम अंदर और बाहर मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर सीडो सीलोम कहते हैं, क्योंकि ट्रू सीलोम वो होती है जिसमें सीलोम अंदर और बाहर उसमें मेसोडर्म की लाइनिंग होती है। यहाँ मेसोडर्म पैचेस में पाई जाती है, मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं होती, इसीलिए सीडो सीलोम होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है लेक्चर जो सेकंड है उसको देखिए, वहां पे आपको सीलोम के बारे में बताया हमने एनिमल किंगडम लेक्चर 2 में, उसे देखिएगा तो और याद आ जाएगा। बताया था वहां पे कि बेसिक कैरेक्टर बार बार रिपीट होंगे और वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। दैट मीन्स कि माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। देखिए पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो एस्केलमेंस में ही आया है और इसके बाद अब सभी में इसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। मगर इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था। अगर एलिमेंट्री कैनाल था भी तो उसमें केवल एक ओपनिंग थी, वो थी माउथ। दूसरी कोई ओपनिंग, एनस जैसी कोई ओपनिंग प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है और पहली बार यहीं पे आया। यहाँ पर मस्कुलर फैरिंग्स भी होता है, कंप्लीट विद मस्कुलर फैरिंग्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी को देखेंगे तो डार्क करके उसने लिखा हुआ है मस्कुलर फैरिंग्स। जो मस्कुलर फैरिंग्स है वो बाहर आती है, फूड को लेती है और अंदर चली जाती है, वही मस्कुलर फैरिंग्स का काम है। माउथ के अंदर फैरिंग्स होता है और वो बाहर आया, फूड लिया, चला गया, फूड कलेक्शन किया उसने। तो मस्कुलर फैरिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको डार्क करके लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर मैस्कुलर फेरिंग्स बोलेगा तो सीधी सी बात है कि आपसे नीट पूछना चाहता है एस्केलमेंट्स के बारे में। तो जैसे मस्कुलर फेरिंग्स देखिए, समझ जाइए, एंटेना आपके खड़े हो जाने चाहिए कि दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट एस्केलमेंट्स, वो एस्केलमेंट्स के बारे में पूछने जा रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एच शेप सेल या रेनेट सेल यहां पर होती है। एच शेप सेल है क्योंकि ये सेल इस तरह से होती है, एच आकार की एक बड़ी सी सेल होती है, बहुत बड़ी सी सेल, और इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये एक्सक्रीटरी पोर है। पूरी बॉडी में एक ही सेल जो है वो पहुंची रहती है। अगर आप एस्केरिस को थोड़ा सा ऐसे हम थिक करके, मोटा करके बनाएं तो एस्केरिस की पूरी बॉडी में ये इस तरह से सेल पहुंची हुई होती है, इसीलिए इसको जो है आप जाइंट सेल भी कहते हो। जाइंट सेल किस लिए? क्योंकि बहुत बड़ी सेल है और मल्टी न्यूक्लिएट सेल है। इसे रेनेट सेल भी कहा जाता है। रेनेट का मतलब होता है रीबॉर्न, रीबर्थ। तो यहाँ रीबर्थ है कि इस सेल का रीबर्थ हुआ है, पूरी बॉडी में पहुंच गया है, उसी से जो है मतलब निकाला गया है। और ये सेल वेस्ट को कलेक्ट करती है और फाइनली ये इसका एक्सक्रीटरी पोर होता है, आप कह लो एक्सक्रीटरी पोर, जिससे ये वेस्ट को बाहर निकालती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर ना बॉडी के एंटीरियर साइड होता है, आगे की साइड में होता है। वो एस्केरिस के डायग्राम में भी हमें दिख रहा है कि एक्सक्रीटरी पोर कहाँ है, बाहर ऊपर की तरफ, एंटीरियर साइड पे। और एक्सक्रीटरी पोर किसका पोर है? रेनेट सेल का, जाइंट सेल का या एच शेप सेल का पोर ये होता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन यहाँ पे नई तरीके से हो रहा है, जाइंट सेल से हो रहा है, रेनेट सेल से हो रहा है। नर्वस सिस्टम हमने यहाँ लिखा नहीं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो जैसा नर्वस सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में था ऑलमोस्ट वैसा ही है, थोड़ा सा डेवलप हो गया है। इसका मतलब इसमें भी प्लेटी की तरह एक गैंग्लियन होगा। गैंग्लिया इज कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे ट्रांसवर्स कमीशोस भी होंगे, मगर हाँ यहाँ पे जो गैंग्लिया है वो ज्यादा डेवलप है, नर्वस सिस्टम कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप हो गया है और आगे के फाइलम में और ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा। मगर नर्वस सिस्टम के बारे में अगर लिखना हो तो आप यही लिख सकते हो कि पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पर सॉलिड होती है। जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उनमें डबल कॉर्ड होगी, वेंट्रल होगी और सॉलिड होगी। तो आप लिख सकते हो, अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, नर्वस सिस्टम एस्केलमेंट्स का पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है। सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल जनरली स्मॉल होता है और फीमेल लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मेल्स। तो यहाँ पे फीमेल्स की डोमिनेंस रहती है, फीमेल इज लार्जर देन मेल्स, फीमेल ज्यादा लार्ज होती है, मेल छोटा होता है। यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए आप कह सकते हो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। डाय का मतलब दो, मॉर्फ का मतलब फॉर्म। इसका मतलब मेल फीमेल अलग अलग फॉर्म होती है, दो अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट होती है। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, इसीलिए दोनों अगर आमने सामने रखिए अलग अलग दिखाई देंगे। आप देख के बता सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है। इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब देखकर दोनों फॉर्म को अलग कर दीजिए आप, मेल और फीमेल को, तो उसी को हम डायमॉर्फिज्म कहते हैं। दो फॉर्म, मेल की अलग फीमेल की अलग, मेल छोटा फीमेल लॉन्गर बड़ी। ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब कि जैसा एडल्ट होता है बिल्कुल वैसा ही बच्चा पैदा होता है, या फिर लार्वल स्टेज भी आ सकती है कि एडल्ट से एग प्रोड्यूस हुआ, एग से लार्वा प्रोड्यूस हुआ और लार्वा ने मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनाया,
एडल्ट और लार्वा आर डिफरेंट इन फॉर्म्स। ये एडल्ट और लार्वा दोनों अलग अलग फॉर्म के होंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई ये पूरे फाइलम एस्केलमिन्स की। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एस्केरिस, वोकेरिया, एंटेरोबायोस, ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस, लोआ लोआ, ट्राइचुरिस, ट्राइचिनेला, ये कई सारे एग्जाम्पल हैं। वो सारे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एस्केरिस, सबसे कॉमन जो है एस्केरिस, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो भी चीज लिखी है सब एस्केरिस के बारे में। उसके ये मैंने शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में लिख दिया है। मैं आपको समझाऊंगा भी, इसी से काम हो जाएगा, इसी से आप रिवाइज कर सकते हो। मगर अगर आपको कोई बात इंपॉर्टेंट मेरे लेक्चर में लगती है तो उसे भी अलग से आप नोट कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अदरवाइज जितना मैंने लिखा है शॉर्ट में, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सारी बातें इसी में मैंने कॉन्साइज करके लिख दी हैं और मैं कॉन्साइज ही आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा कि आपको परेशानी हो कि एस्केरिस पढ़ते पढ़ते ही 2 घंटे 3 घंटे बीत जा रहे हैं। वो ठीक भी नहीं है जब आप जो है एंड में रिवीजन करते हो तब, क्योंकि तब समय बहुत कम होता है, अभी समय थोड़ा सा ज्यादा है। ज्यादा तो कभी नहीं होता डियर, अगर यूटिलाइज करेंगे तो कम नहीं पड़ेगा, बस ये कह सकता हूं। तो एस्केरिस को पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। एस्केरिस को अगर आप देखिए तो ये मेल और फीमेल का डायग्राम हमने बना रखा है। ये मेल है, ये फीमेल है। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल एंड मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स, दिख रहा है चित्र में। एक और बात, मेल्स में कर्व्ड पोस्टीरियर एंड होता है, इनका एंड कर्व होता है, घुमा हुआ होता है। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसे मेल एस्केरिस की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। फीमेल को देखकर ये मत बनाइएगा कि कर्व्ड है, ये फीमेल ने बस बॉडी को मोड़ रखा है, ये खोल भी सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधी भी हो सकती है। पर मेल का पोस्टीरियर एंड वो कभी सीधा नहीं हो सकता, वो ऐसे कर्व रहता है। और साथ ही साथ उसमें ये पीनियल सीटें होता है, ये 2 पीनियल सीटें दिख रहे हैं, दे आर यूज्ड इन कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्शन का एक्ट होता है उसमें हेल्प करते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 सीटें हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं पीनियल सीटें। तो मेल और फीमेल में डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं? मेल्स आर शॉर्टर देन फीमेल्स, दे हैव कर्व्ड पोस्टीरियर एंड and the curved posterior end contains 2 equal setae which are used in copulation. अगर मेल अलग से बना के देते एग्जाम में स्कैन करके एनसीईआरटी से, फीमेल अलग से देते, तो भी आप पहचान जाओगे अगर आपने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है या ये देखा है। देखिए फीमेल में कर्व नहीं है, यहाँ से घूमा हुआ नहीं है, ये बस इसने मोड़ रखा है, ये सीधा भी कर सकती है। ये कर्व ऐसे घूम गया है बिल्कुल, ये सीधा नहीं हो सकता। तो एकदम ऐसे कर्व करके दिखाया जाए तो मेल होगा, और ऐसे लंबा करके दिखाया तो कर्व नहीं है, यहां से अगर घूमता है एकदम तो कर्व होता, तो ये फीमेल हो जाएगी। आपको इससे पहचान हो जाएगी मेल और फीमेल की। और क्या क्या चीजें देखिए, मेल और फीमेल दोनों में माउथ है। ये माउथ को हमने एनलार्ज करके दिखाया है। अगर आप माउथ को देखिए तो माउथ ही हमने यहाँ पे बनाया है, ये अभी बताएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ एंटीरियर साइड पे एक्सक्रीटरी पोर है। ये एक्सक्रीटरी पोर जो है वो एच शेप सेल या रेनेट सेल का पोर है, और ये वेस्ट को यहां से बाहर निकालता है। फीमेल में एंटीरियर साइड पे ही, मगर एक्सक्रीटरी पोर के नीचे गोनोपोर दिखाई दे रहा है। ये गोनोपोर है जहां से स्पर्मेटोजोन की एंट्री इसके अंदर होती है और फर्टिलाइजेशन हो पाता है उसके बाद पॉसिबल। तो गोनोपोर इज फीमेल जेनाइटल पोर। ये क्या है? फीमेल जेनाइटल पोर। साथ ही साथ इन दोनों में एक लाइन दिख रही है रेड कलर की, असल में ये लेटरल लाइन है। लेटरल लाइन ये एक तरह का सेंस ऑर्गन है जो बॉडी की ओरिएंटेशन को बताता है कि बॉडी किस एंगल में ओरिएंटेड है। तो एग्जैक्टली ये इसका यूज किस तरह से करता है, शायद ये अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखने के करता होगा, वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, मगर इसके पास लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है। तो मोर और लेस ये अपनी ओरिएंटेशन को या वाटर करंट, जो पानी जाता है ये इंटेस्टाइन में है, तो उस करंट को परसीव करने के लिए यूज कर सकता है। इन दोनों में से किसी एक चीज के लिए या दोनों के लिए यूज करता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। ये तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, मगर हाँ, इट हैज गॉट लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन।
ठीक है। इसी तरह का सेंस ऑर्गन फिशेस में भी होता है, वहां हम बात करेंगे, वहां फंक्शन पर्टिकुलर होता है, पता होता है एग्जैक्टली। तो ये बात हुई मेल और फीमेल की। पोस्टीरियर एंड की बात भी कर लेते हैं। इसके पास एनस है पर इसके पास क्लॉइकल अपर्चर। एक्चुअली एनएस वो होता है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है, और क्लॉइकल अपर्चर का मतलब यहां से अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर जाता है, साथ ही साथ स्पर्मेटोजोन भी बाहर जाता है। दैट मीन्स इट हैज डुअल फंक्शन। तो क्लॉइकल अपर्चर को आप कह सकते हो कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनो मतलब यूरिन, जेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब कि स्पर्मेटोजोन। ये यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यहां से वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर जाएगा और स्पर्मेटोजोन भी बाहर जाएगा। पर फीमेल को तो स्पर्मेटोजोन प्रोड्यूस नहीं करना, तो उसके पास एनएस है। उसके पास अलग से पोर है जहां से स्पर्मेटोजोन की एंट्री होगी इसके अंदर। इसीलिए फीमेल्स हैव एनएस whereas males have cloacal aperture for both the function, for the discharge of waste and for the ejaculation of spermatozoon। ठीक है, तो ये क्लोइका और एनस में अंतर हो गया। ये बात हो गई मेल फीमेल एस्केरिस की। सबसे पहले इसका माउथ देखते हैं हम, माउथ किस तरह से है। जो यहां पर माउथ होता है ना डियर, ये अकेला ऐसा फाइलम है एनिमल्स में जहां पे 3 लिप्स होते हैं। हर जगह केवल 2 ही लिप होते हैं अगर होते हैं, पर यहाँ पे 3 लिप्स होते हैं। ये 3 लिप्स दिखाई दे रहे हैं, और 3 लिप्स एक ऊपर और 2 ऐसे नीचे से होते हैं। इसीलिए माउथ ना ये होता है ट्रायंगुलर हो जाता है। तो अगर माउथ को आप देखिए तो यहाँ पे माउथ ट्राई रेडिएट माउथ होता है। ट्राई रेडिएट माउथ, ठीक है, दिस इज ट्राई रेडिएट माउथ। यहां पर माउथ ट्रायंगुलर है, ट्राई रेडिएट है, 3 रेडिएशंस निकल रही हैं, 3 धाराएं हो गई हैं इधर इधर और इधर, इसीलिए ट्राई रेडिएट कहते हैं। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय 3 लिप्स, मिड डॉर्सल लिप एंड 2 वेंट्रोलेटरल या लेट्रोवेंट्रल लिप। क्यों? ये तो डॉर्सल है और ये लिप्स लेटरल साइड को भी कवर कर रहे हैं और वेंट्रल को भी कवर कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम वेंट्रोलेटरल या लेट्रोवेंट्रल लिप कहते हैं। यहां मिड डॉर्सल लिप में देखिए तो 2 डबल पैपिले हैं। ये डबल पैपिले टैंगो रिसेप्टर है, इसका मतलब दे रिस्पॉन्ड टू टच। टैंगो रिसेप्टर का मतलब दे रिस्पॉन्ड टू टच। ये डबल पैपिले टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, टैंगो रिसेप्टर है। अगर लेट्रोवेंट्रल लिप में देखिए तो 3 तरह के रिसेप्टर हैं। एक तो डबल पैपिले, दोनों के पास हैं, इसके पास भी इसके पास भी, पर एक एक है, जबकि मिड डॉर्सल लिप के पास 2 हैं। ये डबल पैपिले एक एक, इनका काम वही होगा, टैंगो रिसेप्टर, दे रिस्पॉन्ड टू टच। और ये है एम्फिड। एम्फिड यहां भी है और इसके पास भी है। एम्फिड्स आर कीमो रिसेप्टर, ये केमिकल को परसीव करते हैं। अगर और स्पेसिफिकली बोलिए तो गुस्टैटो रिसेप्टर्स आप कह सकते हो। ये केमिकल को टेस्ट करते हैं, परसीव करते हैं, और टेस्ट करने वाले रिसेप्टर्स गुस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो कीमो रिसेप्टर या गुस्टैटो रिसेप्टर्स मतलब टेस्ट को परसीव करने वाले, केमिकल को परसीव करने वाले एम्फिड होते हैं। इसके अलावा दोनों के पास एक एक जो है सिंपल लेटरल पैपिले हैं, और सिंपल लेटरल पैपिले भी टैंगो रिसेप्टर हैं। दैट मीन्स दे रिस्पॉन्ड टू टच, ये टच को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, यहां पर ये डेंटिकुलेट मार्जिन है लिप्स के, जहां लिप्स मिल रहे हैं उनकी बाउंड्री पर, मतलब इस तरह से टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं जो होस्ट की बॉडी में टिश्यूज को कट करने का काम करते हैं, कट करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ये डेंटिकुलेट मार्जिन कटिंग के लिए होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके माउथ की। माउथ इज ट्राई रेडिएट बाउंडेड बाय 3 लिप्स, 1 मिड डॉर्सल लिप and 2 लेट्रोवेंट्रल lips with denticulate margin, and they have denticulate margin and various types of receptors। कई सारे तरह के रिसेप्टर भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं अब एस्केरिस के बॉडी वॉल की। सबसे पहले
कि बॉडी वॉल किस तरह से होता है। बॉडी वॉल अगर देखिए तो सबसे ऊपर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ केराटिन, ये केराटिन का बना हुआ है। केराटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दिस इज रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वैसे भी देखिए पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में अगर कोई पैरासाइट है एलिमेंट्री कैनाल में तो उसे खतरा रहता है हमेशा डाइजेस्टिव एंजाइम से। इसीलिए उसकी वॉल ऐसी होनी चाहिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट हो, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स की थी। यहां पर भी वही है, कॉर्टेक्स जो सबसे ऊपर की लेयर है वो केराटिन की बनी है, और आप चाहो तो यहाँ ऐड भी कर लो, इट इज रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम। दिस कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ केराटिन, इट इज रेजिस्टेंट टू डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। मैट्रिक्स, कॉर्टेक्स के नीचे मैट्रिक्स है, उसके नीचे फाइबर्स हैं, फाइबर्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके नीचे एपिडर्मिस लगी हुई है जो कि सिंकाइटियल एपिडर्मिस है। सिंकाइटियल एपिडर्मिस का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल होता है या सिंकाइटियल सेल होता है। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है वो सिंकाइटियल है, दैट मीन्स द सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, so it is known as synchytial epidermis. And below the synchytial epidermis longitudinal muscles are present. synchytial epidermis के नीचे ये muscles हैं, ये longitudinal muscles हैं, only longitudinal muscles are present. only इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके आगे एक फाइलम आएगा एनिलिडा, वहां पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स प्रेजेंट होंगी, और वो मसल्स वहां पे लोकोमोशन में अहम भूमिका निभाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है डिफरेंस को जानना कि एनिलिडा में बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट, वेयरएज इन एस्केलमेंट्स ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे केवल लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल के नीचे विस्ट्रल पेरिटोनियम, और उसके नीचे जो बॉडी कैविटी है वो क्या है, सीडोसीलोम, जो कि आपको बता चुके हैं। यहाँ पे सीडोसीलोम होता है, तो बॉडी कैविटी जो है वो सीडोसीलोम है, ठीक है। ये बॉडी वॉल हुई, ऊपर से नीचे लेयर का अरेंजमेंट, कॉर्टेक्स which is made up of keratin resistant to digestive enzyme, then matrix, then fibers, then basement membrane, then synchytial epidermis, then visceral peritoneum, and then body cavity. And body cavity is pseudocoelom, false body cavity. बॉडी वॉल के बाद हम बात करते हैं मेल फीमेल एस्केरिस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। फीमेल्स जो हैं वो डायडेल्फिक होती हैं। डायडेल्फिक का मतलब दे हैव 2 यूटेराई, 2 ओविडक्ट, 2 ओवरीज। इसका मतलब 2 यूटरस, 2 ओविडक्ट और 2 ओवरीज होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं डायडेल्फिक। जबकि मेल्स मोनॉर्किक होते हैं। मोनॉर्किक का मतलब सिंगल टेस्टिस, इनके पास केवल एक टेस्टिस होती है। फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं एग को, जो कि मैमिलेटेड एग होता है। ये मैमिलेटेड एग है क्योंकि इसके ऊपर 3 कवरिंग है, और दूसरा इस एग के अंदर ही लार्वा बनेगा पहले, और वो लार्वा एग के अंदर ही चेंज करके दूसरे लार्वा में भी तब्दील होगा। मतलब एक लार्वा बना, दूसरे में चेंज हुआ, इस एग के अंदर ही, इस कवरिंग के अंदर ही। तो इन कारणों से इस एग को हम कहते हैं मैमिलेटेड एग, because it is covered by 3 covering and different larval stages are formed in this egg only. ये तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जब जाता है तब लार्वा फ्री होता है और ऊपर की वॉल डिसॉल्व होती है, उसके पहले नहीं। तो मैमिलेटेड एग एस्केरिस प्रोड्यूस करता है। मैमिलेटेड एग कैसा है, क्या है, वो देखते हैं। इसमें बाहर से अगर आप देखेंगे ना तो स्मूथ नहीं होगा, ऐसे उभार होंगे, वो प्रोटीन के बने हुए उभार हैं, उन्हें कहते हैं ट्यूबरकल्स। इसका मतलब सबसे ऊपर की जो लेयर हुई वो प्रोटीन की लेयर है, इसके नीचे काइटिन की लेयर होती है, और उसके नीचे लिपिड की लेयर होती है,
उसके अंदर एम्ब्रियो प्रिजर्व रहता है। तो देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तरह से एम्ब्रियो प्रिजर्व है इस शेल के अंदर। और इसीलिए जो मैमुलेटेड एग होता है एस्केरिस का, वो 6 साल या उससे ज्यादा जिंदा रहता है। इसकी लाइफ 6 साल या उससे ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि लिख सकते हो, नहीं लिखा हुआ लाइन, कि मैमुलेटेड एग ऑफ एस्केरिस remains infective for at least 6 years. Remains infective for at least 6 years. ये 6 साल के लिए इन्फेक्टिव रहता है कम से कम, for at least 6 years. 6 साल के लिए इन्फेक्टिव रहता है ये। ये एग जो है, क्योंकि एस्केरिस ह्यूमन के इंटेस्टाइन में है, वहां पे एडल्ट हैं, एडल्ट एग को प्रोड्यूस करते हैं। पर इस एग का फर्दर डेवलपमेंट वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में नहीं हो सकता। फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इन सॉइल। ये बाहर होता है बॉडी के सॉइल में, ह्यूमन में नहीं होता। और बड़ी अच्छी बात है, वरना पता चला कि एक मेल फीमेल आ गए और एक प्रोड्यूस कर करके हजारों लाखों करोड़ों उसी सेम ह्यूमन बीइंग में बना रहे हैं। तो ऐसे तो ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, परेशान हो जाएगा। अगर इतने ज्यादा एस्केरिस हो जाए, बढ़ते चले जाएं, लगातार बढ़ते चले जाएं, फैक्ट्री बन जाएगा एस्केरिस की। तो नेचर ने कुछ ऐसा बनाया ही है कि एक बार ये बन गए तो ये बाहर जाएंगे, और बाहर जाने का मकसद क्या है? दूसरे ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन फैलाएं। ये इनका मकसद है, ऐसे ही नेचर ने इनको बनाया हुआ है। तो ये एग का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी होता है, सॉइल में होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर, क्योंकि इसे लो टेम्परेचर चाहिए जो कि बाहर मिलेगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। मोर ऑक्सीजन, वो भी इसे कहाँ मिलेगी? बाहर, सॉइल में। एंड सुटेबल मॉइस्चर, मॉइस्चर भी चाहिए, सॉइल में इसको मॉइस्चर मिलेगा, और ऑक्सीजन भी सॉइल में मिलेगी, और लो टेम्परेचर। असल में इसको ना 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए होता है, विच इज लेस देन दी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए ये ह्यूमन की बॉडी के बाहर ही डेवलप होता है। वहां उसे टेम्परेचर नहीं मिलता ह्यूमन बॉडी में, ऑक्सीजन भी नहीं मिलती प्रॉपर, इसीलिए वहां डेवलप नहीं कर सकता। मॉइस्चर जरूर मिल सकता है, मगर बाकी दो चीजें बिल्कुल भी नहीं मिलती। मॉइस्चर भी ज्यादा हो जाता है, उतने मॉइस्चर में भी डेवलप नहीं कर पाता। सूटेबल मॉइस्चर चाहिए, न ज्यादा न कम। टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल इन दी सॉइल। तो सॉइल में ये डेवलप होता है, और सॉइल में डेवलप करके दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। कैसे करता है, कैसे ग्रोथ करता है, वो सारी चीजें हमें पता लगेंगी लाइफ साइकिल में। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है एडल्ट से। एडल्ट प्रोड्यूसेस फर्टिलाइज्ड एग्स। ये फर्टिलाइज्ड एग्स सॉइल में पास हो जाते हैं, और इनके अंदर बनता है पहला स्टेज का लार्वा, उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। इसे रैपिडिटी फॉर्म जो है लार्वा भी कहते हैं। रैपिडिटी फॉर्म लार्वा का मतलब रैपिडाइटिस जैसी फॉर्म वाला लार्वा। एक्चुअली एक फ्री लिविंग राउंडवॉर्म होता है, उसे कहते हैं रैपिडाइटिस। रैपिडाइटिस फ्री लिविंग होता है, और ये लार्वा की शक्ल बिल्कुल रैपिडाइटिस से मिलती है। ऐसा लगता ही नहीं कि एस्केरिस का बच्चा हो, देख के शुरू में लगता है कि ये रैपिडाइटिस का बच्चा हो, उसकी जैसी शक्ल होती है, इसीलिए इसको कहते हैं रैपिडिटी फॉर्म लार्वा, रैपिडाइटिस जैसी शक्ल वाला लार्वा। ठीक है, मगर आगे चल के एस्केरिस में ही बदलेगा। अभी इसकी शक्ल किसी और से मिल रही है, रैपिडाइटिस से मिल रही है, इसलिए नेम बनता है रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। अब इसमें मोल्टिंग होती है कई सारे, और अलग अलग लार्वल स्टेजेस बनती हैं। हर मोल्टिंग के बाद दूसरा लार्वा बनेगा। तो 4 मोल्टिंग होती हैं, और ये मोल्टिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्केरिस की लाइफ में। कौन सी मोल्टिंग कहाँ होती है ये जानना। फर्स्ट मोल्टिंग सॉइल में हो जाती है, और जब फर्स्ट मोल्टिंग सॉइल में होती है तो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल बनता है। ये सेकेंड स्टेज जुवेनाइल जो है, दिस इज इन्फेक्टिव टू ह्यूमन।
ये ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव है, यही ह्यूमन में इन्फेक्ट कर सकता है, फर्स्ट स्टेज वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि विच स्टेज ऑफ एस्केरिस इज इन्फेक्टिव टू ह्यूमंस, दैट इज सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। ये सेकेंड स्टेज जुवेनाइल ह्यूमन के लिए क्या है, इन्फेक्टिव। तो ये कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक से ह्यूमन में पहुंच जाती है। एस्केरिस का एग जो है वो सॉइल में पड़ा हुआ है, अब वहां से हाउस फ्लाई और दूसरे फ्लाइज के वो लेग्स में स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, वो उड़ कर आती हैं, हमारे घरों में विजिट करती हैं, जो ड्रिंक्स होते हैं वाटर या कुछ और ड्रिंक्स उसमें बैठ गई, उसको कंटेमिनेट कर दिया, उसमें एग्स ड्रॉप कर दिए, या फूड खाना खुला हुआ पड़ा है उसमें ड्रॉप कर दिया और हमने उठा के खा लिया। तो इस तरह से ये एग ह्यूमन खाने के साथ या पानी के साथ या किसी और ड्रिंक के साथ स्वेलो कर लेता है। एग स्वेलोड बाय मैन, स्वेलो करते ही एग पहुंचते हैं उसके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ये लार्वा फ्री हो जाता है, ऊपर की लेयर्स डिसॉल्व हो जाती हैं एंड लार्वा बिकम्स फ्री इन द इंटेस्टाइन। वो इंटेस्टाइन में फ्री होते ही अपनी एक्टिविटी चालू करता है, वो इंटेस्टाइनल वॉल को बोर करता है, उसमें छेद करता हुआ ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। बोर्स थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, इसका मतलब इंटेस्टाइनल वॉल में छेद करता हुआ वो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए कि जो एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड है वो हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर में पहुंचता है। ये एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड में पहुंचा, वो ब्लड की सप्लाई लिवर में पहुंचेगी हेपाटिक पोर्टल सिस्टम से, तो उस ब्लड के साथ साथ ये लार्वा भी लिवर में पहुंच जाएगा। अब लिवर में जो ब्लड आता है वो ब्लड जाता है हार्ट के पास, लिवर उसको प्योरीफाई करता है, उसमें से न्यूट्रिएंट निकालता है, वेस्ट उसमें से प्योरीफाई कर लेता है और उस ब्लड को रिटर्न करता है हार्ट के पास। कहां पर, राइट एट्रियम में, क्योंकि बॉडी से ब्लड रिटर्न होके राइट साइड ऑफ द हार्ट में ही जाता है और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो बॉडी को पहुंचाया जाता है, बॉडी में पंप किया जाता है, पर बॉडी से ब्लड रिटर्न करके पूरी बॉडी से कहा जाता है, राइट में। तो लिवर से भी ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचा, राइट एट्रियम में, वहां से ब्लड पंप हुआ, वो पहुंच पंप करते हैं लंग्स के पास फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन और ऑक्सीजनेशन। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है लंग्स के पास, लंग्स लिखा है यहाँ पे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स। अगर छोटा हो गया हो तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, लिवर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। लंग्स में एल्वुलॉय में पहुंच जाता है, और एल्वुलॉय शायद कुछ ज्यादा इसको पसंद आता है। क्यों? क्योंकि एल्वुलॉय में कुछ समय बिताता है और एल्वुलॉय में 2 मोल्टिंग करता है, ये एक नहीं कितनी, 2। पहले ये करता है उसमें सेकेंड मोल्टिंग, जब सेकेंड मोल्टिंग करता है तो सेकेंड से कौन सा बन जाता है, थर्ड स्टेज। फिर थर्ड मोल्टिंग भी एल्वुलॉय में ही करता है तो बन जाता है फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि क्लास में जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे कभी कभार दोबारा पूछते हैं, सब तो नहीं। सेकेंड स्टेज जो है जुवेनाइल आया एल्वुलॉय में, उसमें 1 मोल्टिंग हुई तो थर्ड स्टेज बना, फिर एक और मोल्टिंग हुई, सेकंड और थर्ड 2 मोल्टिंग हो रही है, जब थर्ड मोल्टिंग हुई तो फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, क्योंकि फर्स्ट मोल्टिंग में सेकंड स्टेज बना था, सेकंड मोल्टिंग में थर्ड स्टेज बनेगा, थर्ड मोल्टिंग में फोर्थ स्टेज बनेगा, और सेकंड और थर्ड मोल्टिंग दोनों कहां पे हुई, एल्वुलॉय में। जब यहां मोल्टिंग हुई तो बना फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल जो है एक्टिव हो जाता है और ये चला जाता है ऊपर की तरफ, एल्वुलॉय से ऊपर मूव करने लगता है। तो ऊपर कहां जाएगा, पहले ब्रोंकी में, ब्रोंकी से पहुंचा ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से पहुंचा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में जब पहुंचता है तो रेयरली, कभी कभार ये नोस्ट्रिल से बाहर आ जाता है, रेयरली। ज्यादातर ईसोफेगस से हम इसे स्वेलो कर लेते हैं, लिगल लेते हैं। हमने लिगल लिया तो कहां पहुंचता है, फिर से इंटेस्टाइन में, जो इसकी असली जगह है, जहां इसको जाना है, पर एडल्ट बनकर। यहाँ आया था इंटेस्टाइन में, पर वहां इसको पसंद नहीं आया शुरू में, वहां से उसकी वॉल से ब्लड सर्कुलेशन लिवर
हार्ट, लंग्स, एल्वुलाई और फाइनली फिर इंटेस्टाइन। ईसोफेगस से दोबारा इंटेस्टाइन में पहुंचता है, पर अब ये बड़ा हो चुका है, ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल है, अब ये इंटेस्टाइन में रुकता है और अपनी आखिरी मोल्टिंग मतलब फोर्थ मोल्टिंग ये इंटेस्टाइन में ही करता है। जब इंटेस्टाइन में फोर्थ मोल्टिंग करता है तो उसके बाद ये एडल्ट में बदल जाता है और एडल्ट फिर से रिप्रोडक्शन करता है, फर्टिलाइज एग बनाता है और ये साइकिल कंटिन्यूड होती है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। ये पूरी साइकिल यहाँ से यहाँ तक लगभग 25 डेज की होती है। 25 डेज में ये साइकिल पूरी करके दोबारा से एडल्ट बन जाता है, अगर इसे बहुत वेट ना करना पड़े बाहर सॉइल में। अगर वेट करेगा तो 25 डेज कहाँ, वहीं पे सालों गुजर सकते हैं, 6 साल या उससे ज़्यादा गुजार सकता है सॉइल में। एक बार एंट्री किया यहाँ से तो उसको 25 डेज ही लगते हैं एडल्ट बनने में। पूरी साइकिल असल में 25 डेज की है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एंट्री हो गई ये स्टेज आते ही। तो 25 डेज की साइकिल, इसका मतलब क्या हुआ, एग से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और वो सीधे ह्यूमन में आई और ये पूरे चलते रहे। तो 25 डेज की साइकिल ये पूरी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बात हो गई लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस की। तो आपने क्या क्या पढ़ा, काफी कुछ पढ़ा और ध्यान लगा के पढ़ा होगा। हो सकता है कि हमने हर चीज बिना रुके आपको बताई, मगर आप पॉज लेकर रुक कर समझ के फिर आगे वीडियो को प्ले करके तब आप इसको समझ सकते हो, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा।